बच्चों, आज सिंपल सर्किट का दूसरा लेक्चर है हम लोगों का। उस लेक्चर में हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में वैद्युत सेल के बारे में, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के बारे में, विद्युत वाहक बल के बारे में जानकारियाँ हम लोगों ने प्राप्त करी। उनके बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर की ओर और हमें आज पढ़ना है किरचॉफ का नियम, मीटर सेतु। दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग। दोनों ही की उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा है। हम इन दोनों को आज अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ लेंगे। उसके बाद एक बार पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ लेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ धारिता के सवालों में भी किया जाता है। यहाँ पर उस टॉपिक को टॉपिक की तरह पढ़ना होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम हम लोगों ने 11th क्लास में हीट में भी पढ़ा था। तो वो हीट के संबंध में किरचॉफ का नियम था। अब ये इलेक्ट्रिक के संबंध में किरचॉफ का नियम। किरचॉफ ने किसी जटिल विद्युत परिपथ के संबंध में दो नियम प्रतिपादित किए। किरचॉफ का जो पहला नियम है वो नियम धारा नियम भी कहलाता है। किरचॉफ ने जो दूसरा नियम बताया उसको वोल्टता नियम भी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं किरचॉफ का पहला नियम, या जिसे हम लोग धारा नियम कह रहे हैं, कि वो आखिर है क्या, कैसे इसको उपयोग करते हैं और क्या बताया गया। देखिएगा जरा सब लोग, आपके सामने एक चित्र है। कई तारों का एक ज्वाइंट है, ओ यह ज्वाइंट है, माने वो संधि है, जोड़ है। कुछ धाराएं ऐसी हैं जो कि संधि की ओर आती हुई आपको दिख रही, और कुछ धाराएं ऐसी हैं जो संधि से दूर जाते हुए दिख रही। किरचॉफ ने पहले नियम में ये बात बताई कि किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक जो सम होता है वो 0 होता है। किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I इज इक्वल टू 0। ये किरचॉफ का पहला नियम। अब बात हम लोग ये समझते हैं कि भाई ये बीजगणितीय योग क्या होता है। बीजीय योग या बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित योग। यहाँ पर फिजिक्स में बीजी का मतलब चिन्ह सहित, एक साइन कन्वेंशन होता है। क्या साइन के लिए लॉ बताया गया, क्या नियम बताया गया? किरचॉफ ने कहा जो धारा संधि की ओर जाएगी उस धारा को आप प्लस में लेंगे, और जो धारा संधि से दूर जा रही है उस धारा को हमें माइनस में लेना। माने संधि की ओर आने वाली धारा को प्लस में और संधि से दूर जाने वाली धारा को माइनस में लेना है। आइए इस बात को यहाँ लगाते हैं। तो संधि की ओर कौन सी आ रही है? I1 प्लस में। संधि की ओर I2 भी है प्लस में। संधि की ओर I3 भी है प्लस में। संधि से दूर जा रही है I4 माइनस में। संधि से दूर जा रही I5 माइनस में। संधि से दूर जा रही I6 माइनस में। तो ये सबका बीजी योग हो गया। माने योग हमने किया है, बीजी का मतलब चिन्ह सहित, सबके चिन्ह ले लिए। जो धारा संधि की ओर है वो प्लस में और जो संधि से दूर है माइनस में। तो आप देख रहे हैं कि माइनस वाले जब उधर जाएंगे अलग वाले पक्ष में तो ये प्लस हो जाएंगे। तो क्या बनेगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6। अर्थात आप ये भी कह सकते हो ये उन धाराओं का योग है जो संधि की ओर आ रही हैं, ये उन धाराओं का योग है जो संधि से दूर जा रही हैं। मतलब इस नियम को घुमा फिरा के ऐसे भी बोला जा सकता है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो किरचॉफ के नियम को आप ऐसे बोल सकते हो कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का पहला नियम है, इसलिए इस नियम को धारा नियम कहते हैं कि धारा पर आधारित है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किरचॉफ का जो पहला नियम है
वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। कैसे? आप देख रहे हैं जितनी धारा संधि की ओर आ रही है उतनी ही तो संधि से दूर जा रही है। धारा होती क्या है? आवेश प्रवाह की दर, अर्थात जितना आवेश संधि की ओर आ रहा होगा उतना ही आवेश संधि से दूर जा रहा होगा। माने किरचॉफ के पहले नियम में बच्चों आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। ये नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, कभी कदार बोर्ड में आते हैं, फिगर वाले होते हैं। मान लीजिए इसमें से आपको 5 धाराएं दे रहा हो, एक नहीं दे रहा है, एक अननोन कर दी, कहेगा इस अननोन जो करंट है इसकी वैल्यू आपको बतानी होगी। तो आप वही रूल लगाओगे, संधि की ओर आने वाली धाराओं को एक तरफ रखोगे, बराबर लगा के संधि की से दूर जाने वाली धाराएं, तो जो अननोन होगी उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे बड़ी आसानी से। तो ये किरचॉफ का पहला नियम है कि किसी भी संधि पर, किसी जटिल परिपथ में या कहीं पर भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अर्थात जो धारा संधि की ओर जाएगी उसे प्लस में और जो दूर जाएगी उसे माइनस में लिया जाता है। तो ये किरचॉफ का पहला नियम था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, इस नियम में क्या बात बताई गई है। उसके लिए पहले आप नियम सुन सकते हैं। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। फिजिक्स में सिग्मा का मतलब है योग और बीजीय योग का मतलब होता है चिन्ह सहित। अभी आपको चिन्ह भी बताएंगे, उसके लिए कि आप सर्किट देखिए। एक सेल है, विद्युत वाहक बल E1 है और यहां पर एक प्रतिरोध लगा है R1। दूसरे खंड में एक दूसरा सेल है, विद्युत वाहक बल E2 और प्रतिरोध R2। तीसरे खंड में केवल एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया, उसकी वैल्यू हमने R3 मान ली। एक हमने सर्किट तैयार कर लिया। यहां पर बंद परिपथ को बंद पाश भी कहा जाता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल है E2 और प्रतिरोध है R2। माना पहला वाला सेल जो करंट दे रहा है I1, दूसरा वाला करंट दे रहा है I2, दोनों करंट मिल करके तीसरे में पहुंचेंगी I1 प्लस I2। I2 अपने सेल में और I1 अपने सेल में। इस तरह से ये पूरा परिपथ तैयार हुआ है। 2 सेल यहाँ पर यूज़ किए गए हैं और 3 प्रतिरोध यहाँ पर यूज़ किए गए। इसे हम बंद पास 1 कह सकते हैं। बंद पास माने बंद परिपथ। ये हो गया बंद पास 2। अब नियम को समझिए पहले इस फिगर के हिसाब से। किरचॉफ ने कहा किसी भी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, जैसे एक ये बंद पास है, एक ये बंद पास है, एक ये भी ले सकते हैं आप पूरा ऊपर से नीचे तक। किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, यहाँ 3 खंड हैं। पहले खंड में करंट है I1, दूसरे खंड में जो करंट है वो I2 है और तीसरे खंड में जो करंट है वो I1 प्लस I2। तो किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता। संगत प्रतिरोध एक शब्द आ रहा है, इसका मतलब I1 का संगत प्रतिरोध R1 है, I1 जा रही R1 में। I2 का संगत प्रतिरोध R2 है, I2 जा रही R2 में। और I1 प्लस I2 का जो संगत प्रतिरोध है R3, जो धारा जिस प्रतिरोध में जाती है उसे उसका हम संगत प्रतिरोध कह रहे हैं। अब बीजीय योग का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ बताया गया कि यदि आप किसी करंट की डायरेक्शन में चलते हो, मान लीजिए हम डायरेक्शन ये अपनी कर रहे हैं, ये जो बनाया है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे चलना चाहते हैं, तो यदि आप धारा की दिशा में चलोगे तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को प्लस में लोगे, और किसी धारा के आप अपोजिट जा रहे हो तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को माइनस में लोगे।
धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को प्लस में, और धारा के विपरीत दिशा में, किसी भी धारा के विपरीत, जो आपने डायरेक्शन पहले चूज करी है, अगर आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हो लेकिन कोई करंट है उसके अपोजिट आप जा रहे हो, तो उस करंट और उसके रेजिस्टेंस के गुणनफल को माइनस में लिया जाता है। ये धारा और प्रतिरोध का नियम है। सेल के लिए बताया गया कि यदि आप ऐसे आ रहे हो माइनस से प्लस की ओर, तो इसके ईएमएफ को, इसके विद्युत वाहक बल को आप पॉजिटिव लोगे, और यदि प्लस से माइनस घूम रहे हो ऐसे, तो इसके विद्युत वाहक बल को माइनस मिलेंगे। सेल में क्या नियम बताया गया, माइनस से प्लस की ओर चलने पर धनात्मक और प्लस से माइनस अगर जाओगे तो ऋणात्मक लिया जाएगा। अब इस बात का हम इस्तेमाल करके समीकरण बनाते हैं। तो बंद पाश 1 में, चलिए पहले वाले में हम ऐसे चल रहे हैं, ये डायरेक्शन हमने चूज करी है। तो धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है R1, गुणनफल हो गया। ठीक, अब यहाँ ये आप उल्टा जा रहे हो I2 के, किसी भी करंट के उल्टा जा रहे हो, तो I2 किस में जा रही है, R2 में, इनका गुणनफल माइनस में I2 R2। ठीक, ये IR का हो गया सारा। विद्युत वाहक बल में आ जाइए, आप ऐसे आ रहे हो तो यहाँ माइनस से प्लस की ओर चले हो, तो ऊपर वाले के विद्युत वाहक बल को धनात्मक, और नीचे वाले में आप प्लस से माइनस जाओगे तो नीचे वाले विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लोगे। तो ये इक्वेशन यहाँ पर बंद पास 1 में बनेगी। ठीक, बंद पास 2 में आ जाइए। धारा I2, प्रतिरोध R2, तो I2 R2। ठीक, फिर आइए ऐसे चल रहे हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। आप देखिए किसी करंट का अपोजिट नहीं जा रहे हो, करंट उसी डायरेक्शन में चल रही है, तो प्लस मिलेंगे। प्लस का करंट कितनी है I1 प्लस I2, प्रतिरोध किस में जा रही है R3 में, तो यहाँ पर I और R की वैल्यू पूरी हो गई। एक ही सेल लगा है यहाँ पर, और माइनस से प्लस की ओर हम चले, ऐसे चल रहे हैं, तो इसके विद्युत वाहक बल को प्लस मिलेंगे। नीचे कोई सेल है नहीं, अगर लगा होता अपोजिट होता तो माइनस मिलते। तो इस तरह से किरचॉफ के दूसरे नियम में ये 2 इक्वेशन से इनके हम नियम को आसानी से समझ सकते हैं। किरचॉफ का जो पहला नियम पढ़ा है, आपको बताया है कि वो आवेश के संरक्षण पर आधारित है। दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पहला नियम चार्ज के संरक्षण पर है, दूसरा नियम एनर्जी के संरक्षण पर आधारित है। एनर्जी कैसे आ गई यहाँ पर, विद्युत वाहक बल है क्या, विद्युत वाहक बल ऊर्जा है, कार्य है किसी आवेश को परिपथ में घुमाने में, तो कार्य या ऊर्जा है, बात तो एक ही हो गई। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, और जबकि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण का पालन करता है। ऑब्जेक्टिव के रूप में ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना होगा कि फर्स्ट नियम आवेश संरक्षण पर है और सेकंड नियम ऊर्जा संरक्षण पर है। किरचॉफ के पहले नियम को धारा नियम कहते हैं, दूसरे नियम को वोल्टेज का नियम भी कहा जाता है। तो ये किरचॉफ के नियम, सेकंड नियम का मोस्टली यूज़ जो है वो सर्किट वाले क्वेश्चंस में होता है, न्यूमेरिकल में होता है, और काफ़ी ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। बच्चों, अगला हम लोगों का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु। इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उपयोगिता इसकी बहुत ज़्यादा है, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल में भी इसका यूज़ हम लोग करते हैं। मीटर सेतु के प्रैक्टिकल में इसका यूज़ करते हैं। देखिए है क्या, चित्र समझिए। एक चतुर्भुज है, ठीक, आप जानते हो आयत हो, चतुर्भुज हो, 4 भुजाएं होंगी। इधर हम बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक रोहस्टेस को जोड़ रहे हैं। RH कुंजी है, ये बैटरी है, और चतुर्भुज की चारों भुजाओं में एक एक रेजिस्टेंस, एक एक प्रतिरोध लगा, चारों भुजाओं में। नाम इन्हें दे दिए क्रमशः PQ RS, इसी अकॉर्डिंग आपको नाम देने हैं। सभी लोग इस तरह से पढ़ते और पढ़ाते हैं, यहाँ तक कि बुक में भी इसी के अकॉर्डिंग है। जबकि कुछ भी और नाम दोगे तो ये तो नहीं होगा कि गलत हो जाएगा, लेकिन सब लोग इसी के अकॉर्डिंग याद करते हैं, तो आप भी उसी हिसाब से चलिए।
नाम दे दिया ABCD। यहाँ पर हमने एक धारामापी जोड़ दिया गैल्वानोमीटर। ठीक है क्या व्हीटस्टोन ब्रिज? यदि कोई 4 प्रतिरोध, 4 रेजिस्टेंस किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जुड़े हों, 4 प्रतिरोध हों और किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जुड़े हों चारों। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं, 4 भुजाएं और 2 विकर्ण। एक विकर्ण का संबंध धारामापी से, गैल्वानोमीटर से, BD के बीच हमने एक गैल्वानोमीटर लगाया, ये विकर्ण है ना। दूसरा विकर्ण है AC, ये तो यहाँ ना दिखा करके हमने नीचे दिखाया है। दूसरे विकर्ण का संबंध बैटरी काम है धारा देना, कुंजी काम है चालू करना बंद करना। कुंजी एक प्रकार का स्विच होता है, स्विच ही होता है। RH जो लिखा है रोहस्टस कहते हैं इसे, धारा नियंत्रक। ये धारा के मान को बढ़ाता और घटाता है। इस इंस्ट्रूमेंट को आप लैब में देख सकते हैं, कुंजी कैसी होती है वो भी लैब में ही देख सकते हैं। तो यदि कोई 4 प्रतिरोध किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जुड़े हों, चतुर्भुज के एक विकर्ण का संबंध धारामापी से कर दें गैल्वानोमीटर से, दूसरे विकर्ण का संबंध बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक से कर दें, और यदि कुंजी दबाने पर भी धारामापी की सुई में कोई विक्षेप ना हो, कोई हलचल ना हो। सुई में हलचल कब होगी? जब सुई में धारा जाएगी। तो अगर इस भाग में कोई करंट का फ्लो ना हो तो सुई का जो संकेतक है वो शून्य पर रहेगा, अविक्षेप रहेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा उसमें। तो इस स्थिति को अविक्षेप की स्थिति या संतुलन की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति के लिए आपको प्रूफ करना होता है P/Q = R/S, अर्थात समांतर चतुर्भुज की किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। P/Q = R/S, इसे हमें प्रूफ करना है। बहुत ईजी है, कोई घबराने वाली बात नहीं। सिंपल सर्किट आप क्रम से आप पढ़ते हो, भले लोग बहुत इसे कठिन कहते हो, आपको सिंपल ही लगेगा। बस न्यूमेरिकल की नंबर ज़्यादा है, न्यूमेरिकल में थोड़ी सी टेक्निक ज़्यादा लगती है, इसलिए लोग इसे हवा बना देते हैं, उसको कठिन बना दिया जाता है। ऐसा कहीं नहीं, आपको कहीं पर भी कठिन नहीं लगेगा। तो ये बात आपको प्रूफ करनी है। आइए प्रूफ करते हैं। मान लिया बैटरी यहाँ करंट दे रही है I एम्पियर की। यहाँ 2 रास्ते हैं, 2 भागों में करंट बटेगी। ऊपर करंट गई I1 और नीचे करंट गई I2। ये I1 ऐसे चलेगी पूरी और I2 ऐसे चलेगी पूरी और मिल करके फिर से आई हुई। आप कहोगे सर इस वाली लाइन में ये करंट क्यों नहीं डिवाइड हुई? यहाँ पर भी तो 2 रास्ते थे, यहाँ पर भी 2 रास्ते थे। ऐसा माना जाता है कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन कोई नया उपकरण नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये 4 प्रतिरोधों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन पर विकर्णों के B और D जो पॉइंट है यहाँ पर, इनके पोटेंशियल सेम हो जाते हैं, विभव सेम हो जाते हैं। ये प्रतिरोध इस अनुपात में लगे होते हैं कि B और D का विभव समान हो जाता है। तो जब B और D का विभव समान होगा तो यहाँ विभवांतर शून्य होगा, और जब विभवांतर शून्य होगा तो करंट का फ्लो नहीं होगा। विभवांतर एक प्रकार से आवेश या करंट पर धक्का लगाता है, आगे बहने के लिए प्रेरित करता है, और जब विभवांतर होगा नहीं तो करंट फ्लो होगा नहीं। जिस प्रकार से 2 कमरों के बीच अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ना हो, तापों में अंतर ना हो, तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सकता। उसी प्रकार जब विभव का अंतर नहीं होगा तो आवेश या धारा आए और जाएगी ही नहीं। धारा तभी बहेगी जब विभवांतर होगा, ऊष्मा तभी बहेगी जब तापांतर होगा। इस बात को आप बहुत ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा उपयोगी। अब B और D के विभव समान है तो इस खंड में धारा नहीं बही, इसीलिए तो अविक्षेप की स्थिति है। और यदि करंट बह गई तो फिर इसको व्हीटस्टोन कहते भी नहीं,
वीट स्टोन तभी कहलाएगा जब इस विकर्ण पर करंट का फ्लो बिल्कुल भी ना हो, अर्थात बी और डी पॉइंट दोनों के विभव आपस में समान हो। तो आइए इस बात को हम प्रूफ करते हैं। ये हमारे लिए बंद पास 1 हो गया और इसे बंद पास 2 कहेंगे। तो बंद पास 1 अर्थात ए बी डी ए में, ध्यान दीजिएगा ए बी डी ए में इसमें आ जाइए। चलिए किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाइए। धारा I, प्रतिरोध P, तो I1 इंटू पी। ठीक, इधर अपोजिट जा रहे हो आप इस करंट के, तो इन दोनों गुणनफल माइनस में होगा, तो माइनस का I2R। कोई सेल नहीं है यहाँ पर, यहाँ कोई सेल नहीं लगा है, तो विद्युत वाहक बल 0। इसको आप उधर भेज देंगे तो I1P बराबर I2R। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, अब दूसरे बंद पास में आइए। बंद पास क्या नाम दिया, बी सी डी बी में आ जाइए। ऐसे हम लोग चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कोई नियम नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है या हमको क्लॉकवाइज चलना है, आप जिस हिसाब से चलना चाहें आप वैसे से। अगर आप ऐसे चलेंगे तो देखिए क्या बनेगा, I2R माइनस I1P बराबर 0। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए ऐसे चलते हैं। तो धारा I1 है, प्रतिरोध है Q, ठीक, उल्टा जा रहे हैं, माइनस का I2S, कोई सेल नहीं है, विद्युत वाहक बल 0, तो I1Q बराबर I2S। इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को आप डिवाइड कर दोगे, जहां आप डिवाइड करोगे तो I1 से I1 कटेगा, I2 से I2 कटेगा, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू आ जाएगा R अपॉन S। ये प्रूव हो गया। और देखिए कितनी आसान प्रूविंग है, कहीं आपको कठिन लगी हो तो बताइए। बेहद ईजी प्रूविंग है। किरचॉफ का सेकंड लॉ लगना है और उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं तो बहुत ईजी लगती है। तो हमारे तमाम क्वेश्चंस व्हीट स्टोन के आते हैं सिंपल सर्किट में और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में, कैपेसिटर चैप्टर में, तीनों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। व्हीट स्टोन पहचानने का यही तरीका होता है कि कम से कम 5 प्रतिरोध हों, 5 संधारित्र हों। अगर धारिता पढ़ रहे हैं उसमें से एक संधारित्र विकर्ण पर आता है, वही बेकार हो जाता है, क्योंकि इस भाग में धारा नहीं जाती, वो हमारे लिए प्रभावहीन हो जाता है। ऊपर वाले दोनों श्रेणी में आ जाते हैं जिस प्रकार से P और Q श्रेणी में है, ये दोनों श्रेणी में हो जाते हैं जिस प्रकार R और S श्रेणी क्रम में है। इन दोनों का जो श्रेणी आएगा आपस में एक दूसरे के साथ समांतर में आ जाता है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। एक बात और पूछी आती है कि व्हीट स्टोन के सुग्राही होने के, सेंसिटिव होने के, ज़्यादा अच्छा काम करने की कोई शर्त भी होती है क्या? हाँ, एक होती है। क्या शर्त होती है? शर्त ये होती है कि चारों प्रतिरोध एक ही ऑर्डर या एक ही कोटि के हो। अर्थात अगर 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम इस तरह से तो सारे ऐसे हो। ऐसा ना कोई 1000 ओम का हो, बाकी 2 ओम का है, 1 ओम का है, 3 ओम का, तो असंतुलन हो सकता है। और हो सकता है कि आपकी वैल्यू सही ना है, हो सकता है कुछ करंट भी फ्लो होने लगे। तो चारों प्रतिरोध एक ही ऑर्डर के हों। यदि 1000 ही है तो ये भी 1000 1200 हो, ये भी 1500 2000 हो, ये भी ऐसे होना चाहिए। तो अगर चारों प्रतिरोध एक ही ऑर्डर के होंगे तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव या सबसे ज़्यादा सुग्राही व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा लेक्चर आज का समझ में आया होगा, किरचॉफ लॉ और व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, और उसके बाद कल के वीडियो में हम लोग लेके आएंगे मीटर ब्रिज। आज मीटर ब्रिज नहीं हो पाया। और विभवापी। विभवापी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज भी हम लोगों का एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, विभवापी प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन विभवापी को ज़्यादा पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़्यादा होते हैं। मीटर सेतु से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, 2-3 क्वेश्चन होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ेंगे मीटर सेतु और विभवापी। ठीक, थैंक यू।